नमस्कार दोस्तों। 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल श्रृंखला की 8वीं कड़ी है। इसमें हम बिहार के ऐतिहासिक घटना चक्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम मौर्यकालीन प्रशासन के साथ साथ प्रशासनिक संरचना तथा पाल वंश, कर्नाट वंश और गुप्त वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो सबसे पहले शुरू करते हैं मौर्यकालीन प्रशासन से। यहाँ पे हम देखेंगे कि मौर्यकालीन प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन सबसे पहले कैसे थी। तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासनिक ढांचा था वो बहुत ही संगठित था। प्रशासन के केंद्र में सम्राट होता था, जो सभी प्रशासनिक गतिविधियों का प्रमुख होता था। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद थी, और इसका उल्लेख जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। अगर प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो साम्राज्य को कई प्रांतों या जनपदों में विभाजित किया गया था, जिनकी देखरेख कुमार या आर्यपुत्र, जिन्हें राजकुमार हुआ करते थे, वे इनका देखरेख करते थे। ये प्रांत और छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटे गए थे, जिनकी देखरेख विभिन्न अधिकारियों के द्वारा की जाती थी। प्रांत को चक्र कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी, और इसका मुखिया ग्रामिक कहा जाता था। नगर प्रशासन की बात करें तो मौर्य साम्राज्य में नगरों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। नगरों का प्रशासन जो था ये नगराध्यक्ष या नागरिक के द्वारा संचालित होता था। 30 सदस्यों की एक मंडल थी जो 6 समितियों में विभाजित थी, नगर का प्रशासन करते थे। यानी 6 समितियाँ थी, प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। तो 6 × 5 = 36, यानी 6 × 5 = 30। 6 समिति थी, प्रत्येक समिति में 5-5 लोग हुआ करते थे। तो ये कुल 30 लोगों की 6 समिति वहाँ पे बनाई गई थी। इसके अलावा अगर हम कर एवं राजस्व प्रणाली की बात करें तो मौर्य प्रशासन की कर व्यवस्था बहुत व्यवस्थित थी। कृषि पर कर, व्यापार पर कर और अन्य प्रकार के कर लगाए जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो चाणक्य थे, ये कौटिल्य भी कहा जाता है, या इनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, इनके द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र में राजस्व संग्रहण की विस्तृत जानकारी मिलती है। एक कर है यहाँ पे जिनका नाम है पंकोदक शनि रोधक कर, जो कि सड़क पर कचरा फैलाने के लिए लगाया जाता था। इसके अलावा न्याय व्यवस्था की बात करें तो मौर्य साम्राज्य में न्यायिक व्यवस्था भी अत्यधिक विकसित थी। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश जो थे उन्हें रज्जुक कहा जाता था, लेकिन प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर भी न्यायालय थे। कर चोरी के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। सैन्य प्रशासन की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की एक सशक्त सेना थी, जिसे 4 प्रमुख विभागों में विभाजित किया गया था: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना और हाथी सेना। सेना का प्रमुख जो मुख्यालय था वो पाटलिपुत्रा में था, और इसे महासेनापति या नायक के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। अगर गुप्तचर विभाग की बात करें तो मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। महामात्य सर्प नामक अधिकारी के अधीन ये गुप्तचर विभाग जो था महामात्य सर्प नामक अधिकारी के अधीन था। गुप्तचर को अर्थशास्त्र में चर या गुण पुरुष कहा जाता था। ये गुप्तचर विभिन्न रूपों में समाज के अलग अलग हिस्सों में घुसपैठ करके सूचनाएं जुटाते थे और सीधे सम्राट को रिपोर्ट करते थे। इसके अलावा अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन का प्रमुख मार्गदर्शक था। इसमें राज्य प्रशासन, आर्थिक नीतियाँ और सैन्य रणनीति के साथ साथ सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके अलावा धार्मिक और सामाजिक नीतियों की बात करें तो अशोक के शासनकाल में धार्मिक और सामाजिक नीतियों पर विशेष जोर दिया गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और धम्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक के शिलालेखों और स्तंभों में धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है। अशोक के चौथे शिलालेख में धम्म का वर्णन किया गया है। अगर इसके अलावा मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक संरचना की बात करें तो आप यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्राम होता था, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी, जिसका मुखिया जो था वो ग्रामिक कहा जाता था। मौर्यकालीन महत्वपूर्ण अवसंरचना को देखें तो सबसे पहले अशोक के स्तंभ को हमें देखना अति आवश्यक है। अशोक के स्तंभ भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। ये स्तंभ पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध स्तंभ जो है सारनाथ में स्थित है, जिसमें 4 सिंहों का शीर्ष है। इसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी माना जाता है। स्तंभों पर अशोक के धर्म संबंधी आदेश या धम्म लिपियाँ खुदी हुई है। शांति, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करती है। अशोक के शिलालेख की बात करें तो अशोक ने अपने शासनकाल में कई शिलालेखों की स्थापना की, जिन पर उनके धार्मिक आदेश और सामाजिक नियम खुदे हुए हैं। ये शिलालेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। इनमें प्रमुख शिलालेखों में गिरनार का शिलालेख, शहबाजगढ़ी शिलालेख और धौली शिलालेख प्रमुख है। इनके अलावा सारनाथ स्तूप की बात करें तो अशोक ने सारनाथ में
धमेक स्तूप का निर्माण कराया, जो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यह स्तूप बौद्ध कला और स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है या नमूना है। इसके अलावा अगर बौद्ध विहारों को देखें तो ये भी मौर्यकालीन महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं में से एक है। अशोक ने कई बौद्ध विहारों और मठों का निर्माण किया। इनमें नालंदा और तक्षशिला जैसे प्रमुख शिक्षा केंद्र शामिल हैं। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए धर्मशालाओं और अन्य सुविधाओं का भी निर्माण कराया था। सांची की स्तूप की बात करें तो मध्य प्रदेश के सांची में स्थित महान स्तूप अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह स्तूप बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और इसके चारों ओर तोरण द्वार यानी प्रवेश द्वार, जिसको तोरण द्वार कहा गया है, तोरण द्वार बौद्ध कला का उत्कृष्ट कृतियां हैं। अशोक के गुफा मंदिर की बात करें तो अशोक ने कई गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ध्यान और आवास के लिए किया जाता था। इनमें सबसे प्रसिद्ध बराबर और नागा अर्जुन की गुफाएं हैं, जो कि बिहार में स्थित हैं। और बिहार में भी आप देखेंगे तो खासकर राजगीर वाले क्षेत्र में ये गुफाएं आपको देखने को मिलेगी। इनके अलावा अगर हम सारनाथ का अशोक चक्र देख लें, इसमें सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर स्थित अशोक चक्र एक महत्वपूर्ण स्थापत्य संरचना है। यह 24 तीलियों वाला चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का भी हिस्सा है और यह धर्म चक्र के रूप में जाना जाता है, जो धर्म, नैतिकता और न्याय का प्रतीक है। इसके अलावा अगर हम अशोक के प्रशासनिक संरचना के बाद देखें तो हमें पाल वंश को देखने को मिलता है। पाल वंश की स्थापना और प्रारंभिक शासक की बात करें तो सबसे पहले प्रारंभिक शासक इसमें गोपाल देखने को मिलते हैं, जिनका शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा है। अगर पाल वंश की स्थापना की बात करें तो गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। उन्हें बंगाल के स्थानीय प्रमुखों द्वारा राजा चुना गया। उनके शासनकाल के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने बंगाल को एकीकृत करने का प्रयास किया। इसकी गोपाल की उपलब्धियों को देखें तो गोपाल ने अराजकता के दौर में सत्ता प्राप्त की और स्थायित्व स्थापित किया। गोपाल के बाद अगर देखें तो धर्मपाल सत्ता संभालते हैं। इनका शासनकाल 770 से 810 ईसा पूर्व ईस्वी तक रहा है। इनका विस्तार देखें तो धर्मपाल ने पाल साम्राज्य का विस्तार किया और उत्तर भारत में अपनी स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने कनौज की त्रिकोणीय संघर्ष में हिस्सा लिया और कनौज पर अधिकार प्राप्त किया। इसमें उत्तरापथ स्वामिनी का उपाधि धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि भी धारण की थी। इसके अलावा शैक्षिक योग्यता की बात करें तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो नालंदा विश्वविद्यालय के बाद सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्र बना। तो पाल वंश में गोपाल के बाद आते हैं धर्मपाल के बाद आते हैं देवपाल। इनका शासनकाल जो है वो 810 से 850 ईस्वी तक रहा। अगर देवपाल के साम्राज्य विस्तार की रणनीति को देखें तो देवपाल ने पाल साम्राज्य का और विस्तार किया, साथ ही कश्मीर, असम, उड़ीसा तक अपनी सीमाओं का विस्तार किया। धार्मिक संरक्षण को देखें तो देवपाल ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया। और अगर यहाँ पे हम पाल वंश के थ्रू अगर देखें कि इनके पूरे पाल वंश में सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान कैसा रहा, तो इसमें बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला। पाल वंश ने बौद्ध धर्म को अत्यधिक संरक्षण दिया। उन्होंने कई बौद्ध मठों, विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जिनमें नालंदा, विक्रमशिला और सोमपुरा महाविहार प्रमुख थे। बौद्ध धर्म की महायान और वज्रयान शाखाओं का विकास भी पाल वंश के दौरान ही हुआ था। इसके बाद अगर हम शैक्षिक संस्थानों की बात करें तो पाल वंश में शैक्षिक संस्थानें जो थी, मुख्य रूप से एक नालंदा आपको देखने को मिलेगा, दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तीसरा उदंतपुरी और जगदल के विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो यह प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जिसे पाल शासकों ने संरक्षित किया। इसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह धर्मपाल द्वारा स्थापित यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना। उदंतपुरी और जगदल के विश्वविद्यालय पाल काल में निर्मित हुए थे। वहीं पर पाल काल में कई लेखकों का विकास हुआ, जिनमें सुरेश्वर, वंगसेना, गदाधर वैद्य और जिमुत वाहन शामिल हैं। प्रशासन अगर पाल वंशकालीन प्रशासन की बात करें तो गोपाल ने वरेंद्र पर लोकतांत्रिक शासन स्थापित किया और उनका बेटा धर्मपाल एक कुशल प्रशासक था, जिसने आर्थिक समृद्धि का नेतृत्व किया। पाला शब्द संस्कृत से आया है और इसका अर्थ है रक्षक। इसी का पालन करते हुए पाल वंश के राजाओं ने प्रजा की रक्षा की। अगर वास्तुकला की बात करें पाल वंश में वास्तुकला, तो वास्तुकला के लिए पाल वंश ने अद्वितीय वास्तुकला का विकास किया, जिसमें स्तूप, मठ और मंदिर शामिल हैं। सोमपुरा महाविहार, नालंदा और विक्रमशिला के अवशेष आज भी उनके स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। अगर पाल वंश के राजनीतिक संघर्ष और पतन की चर्चा करें तो
राष्ट्रकूट और प्रतिहारों से संघर्ष इन्होंने किया था। पाल वंश का प्रायः राष्ट्रकूट और प्रतिहार राजवंशों से संघर्ष होता रहा। यह संघर्ष कनौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। वहीं पर कायस्थों का उदय कैसे होता है, तो 10वीं शताब्दी के अंत में पाल साम्राज्य के कमजोर होने के कारण कायस्थों का सत्ता में आने का प्रयास किया गया। कायस्थ शासकों ने बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों पर शासन किया। सेन वंश का उदय कैसे हुआ, इसको देख ले तो इस वंश का संस्थापक जो था सामंत सेन था। इसके प्रमुख शासक लक्ष्मण सेन थे। 12वीं शताब्दी में सेन वंश ने पाल वंश को पराजित किया और बंगाल पर शासन करना प्रारंभ किया। यह पाल वंश के पतन का मुख्य कारण बना। पाल वंश के पतन के बाद अगर देखें तो सेन वंश आता है, और सेन वंश के बाद देखें तो कर्नाट वंश इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए कर्नाट वंश के कुछ चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे कर्नाट वंश की स्थापना और प्रारंभिक शासक कौन थे, तो प्रारंभिक शासन में देखें तो नानिया देव जो हैं ये कर्नाट वंश के प्रारंभिक शासन है, और इनका जो शासन है वो 1097 से 1147 तक इनका शासन रहा है। स्थापना की बात करें तो कर्नाट वंश की स्थापना जो है नान्य देव के द्वारा की गई थी। वह मूलतः कर्नाटक क्षेत्र से आए थे और उन्होंने मिथिला में अपनी सत्ता स्थापित की। विस्तार देखें तो नान्य देव ने मिथिला को अराजकता से बाहर निकाला, क्षेत्र में स्थिरता लाई, शांति स्थापित किया तथा उन्होंने कर्नाट वंश की नींव रखी और मिथिला को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बनाया। सिमरावगढ़ को इन्होंने राजधानी बनाया था। सिमरावगढ़ को इन्होंने राजधानी बनाया था, जो कि अब नेपाल में है। महत्वपूर्ण शासकों में देखें तो सबसे पहले गंगा देव या गांगेय देव आते हैं, जिनका शासनकाल 1147 से 1187 तक का है। अगर इनका शासनकाल देखें तो नान्य देव के बाद उनके पुत्र गंगा देव ने शासन संभाला। उन्होंने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा और राज्य का विस्तार किया। उपलब्धियों को देखें, यानी गंगा देव या गांगेय देव की उपलब्धियों को देखें तो गंगा देव ने प्रशासनिक सुधार किए और मिथिला के विकास में योगदान किया। उनके शासनकाल में मिथिला में कला, संस्कृति और शिक्षा का विकास हुआ। इसके बाद अगर देखें तो गंगा देव या गांगेय देव जो है, इनके बाद नरसिंह देव का शासनकाल आता है, जिन्होंने 1187 से 1227 तक शासन किया। इनके शासनकाल की बात करें तो गंगा देव के बाद उनके पुत्र नरसिंह देव ने शासन किया। उनके शासनकाल में मिथिला में शांति और समृद्धि बनी रही। उपलब्धियों की चर्चा करें तो नरसिंह देव ने धार्मिक स्थलों का निर्माण किया और संस्कृति को बढ़ावा दिया। इसने बंगाल के सेन शासक से संघर्ष किया, बख्तियार खिलजी को नजराना भेंट किया तथा धर्मस्वामिनी ने इस क्षेत्र में तुगरिल तुगन के असफल अभियान के बारे में बताया है। राम सिंह देव के कार्यकाल में ये घटना घटी थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले कर्नाट वंश के जो संस्थापक है वो नान्य देव हैं। इनके पुत्र हैं, नान्य देव के पुत्र है गांगेय देव, गांगेय देव के पुत्र नरसिंह देव हैं। अगर कर्नाट वंश के सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिथिला पेंटिंग यहाँ पे सबसे फेमस पेंटिंग है बिहार की अभी। तो कर्नाट वंश के समय मिथिला पेंटिंग की शैली विकसित हुई। एक तरह से कह सकते हैं कि अभी बिहार में जो मिथिला पेंटिंग फेमस है ये कर्नाट वंश की ही देन है। इस कला को स्थानीय रूप से मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। अगर पतन की बात करें कर्नाट वंश के पतन की, तो कर्नाट वंश का पतन जो है 14वीं शताब्दी के अंत तक हो गया। 14वीं शताब्दी में तुगलक आक्रमणों और स्थानीय विद्रोह के कारण इसका पतन हुआ। अंतिम शासक हरि सिंह थे, जिनका शासनकाल 1279 से 1335 ईस्वी तक रहा, जो एक महान समाज सुधारक थे। इनके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ। पतन के बाद मिथिला पर विभिन्न छोटे छोटे राजवंशों ने शासन किया। इन सब शासकों के बाद अगर देखें तो गुप्त वंश का कैसे विकास होता है, इसके बारे में चलिए एक एक करके जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले गुप्त वंश की स्थापना की बात करें तो श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की, जिसके बारे में ऐतिहासिक स्रोतों में सीमित जानकारी उपलब्ध है। श्री गुप्त का शासनकाल और उनके कार्यों का विवरण स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसे गुप्त वंश का प्रारंभिक शासक माना जाता है। उसने संभवतः उत्तर भारत में कुछ हिस्सों में शासन किया और उनके शासनकाल के बारे में कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। गुप्त साम्राज्य का विस्तार और प्रमुख शासकों की बात करें तो सबसे पहले हमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इनका शासनकाल 320 से 335 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे उन्हें मगध, वर्तमान बिहार और आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव स्थापित करने में सहायता मिली। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आप चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आप देखेंगे तो समुद्रगुप्त आते हैं, जिनका शासनकाल जो है 335 से 375 ईस्वी तक का रहा। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र जो गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे समुद्रगुप्त हुए। समुद्रगुप्त ने अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया और भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया। उनका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख गुप्त साम्राज्य की सैन्य विजय और प्रशासनिक क्षमताओं का महत्वपूर्ण स्रोत है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले हुए चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका शासनकाल 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक रहा है। समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को अपने शिखर पर पहुंचाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक साम्राज्य को पराजित किया और गुजरात, मालवा तथा दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान का समृद्ध विकास हुआ था। इनके बाद आते हैं कुमार गुप्त प्रथम, इनका शासनकाल 415 से 455 तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र, जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा और अपने शासनकाल को स्थिरता प्रदान की। कुमार गुप्त ने कई बौद्ध और हिंदू मठों को संरक्षित किया। अगर यहाँ पर आप एक जगह एक समरी के तौर पर देखें तो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे समुद्रगुप्त, और इनके पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त प्रथम हुए। ठीक है, आगे के स्लाइड में देखें तो हमें पांचवें शासक के रूप में हमें स्कंदगुप्त देखने को मिलते हैं, जिनका शासनकाल 455 से 467 तक रहा। कुमार गुप्त के पुत्र, जिन्होंने हुण आक्रमणों के खिलाफ युद्ध किया था, अर्थात स्कंदगुप्त ये कौन थे, तो कुमार गुप्त के पुत्र थे। इन्होंने हुण आक्रमणों के खिलाफ युद्ध किया। स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया, लेकिन इन आक्रमणों के कारण साम्राज्य की शक्ति कमजोर हो गई थी। गुप्त साम्राज्य के पतन की बात करें तो हुण आक्रमण ये मुख्य कारण रहा है। गुप्त साम्राज्य का पतन 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, जब हुण आक्रमणों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। आंतरिक संघर्ष भी यहाँ पे शुरू हो चुके थे। आंतरिक संघर्ष और उत्तराधिकारों के विवादों ने भी गुप्त साम्राज्य की शक्ति को प्रभावित किया। वहीं पर ब्रिटिश और मुगलों का भी प्रभाव इस पर पड़ा था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न छोटे राज्यों और साम्राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से मुगलों का प्रभाव प्रमुख था। गुप्त साम्राज्य की विशेषताओं की बात करें तो मुख्य रूप से आपको यहाँ पर कला और वास्तुकला प्रथम दृष्टि आपको देखने को मिलेगा। गुप्त काल में कला और वास्तुकला का अद्वितीय विकास हुआ। अजंता की चित्रकला भी इसी काल की है। मथुरा और गंधार कला शैलियों का समन्वय हुआ तथा दशावतार मंदिर, जो कि देवगढ़, कैलाशनाथ मंदिर, उज्जैन और अन्य क्षेत्रों में मंदिरों और अन्य स्थापत्य संरचनाओं का निर्माण हुआ। इसके अलावा साहित्य और विज्ञान की बात करें तो कालिदास, वर्णभट्ट और विष्णु भट्ट जैसे महान साहित्यकार गुप्त काल में हुए। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी इसी काल में हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही संस्कृत साहित्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ। अगर धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो गुप्त शासकों ने हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया तथा और कई धार्मिक मंदिरों और मठों का निर्माण कराया। और उसके बाद अगर देखें तो ब्राह्मण धर्म और वर्ण व्यवस्था का पुनरुत्थान भी इसी युग में हुआ है या गुप्त वंश में हुआ है। तो इस प्रकार आज के विशेष इस बिहार के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हमने मौर्यकालीन प्रशासनिक संरचना, गुप्त वंश, कर्नाट वंश, नंद वंश के बारे में पढ़ा। तो आज का इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाकी कल फिर मिलेंगे किसी कुछ और अन्य नए टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।